तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को लगा ईरान से तगड़ा झटका। ईरान ने 10 यहूदियों को अपने देश में फांसी पर लटकाया, विरोध करता रह गया इजराइल। कुंभ 2025 में मुसलमानों की दुकान लगाने पर सरकार ने लगाया बैन, तो भड़के मुसलमान बोले हम कहां जाएं, बताए सरकार। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा नाटो देश तुर्की, हथियार सप्लाई पर रोक लगाने की लगाई गुहार। मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली मुस्लिम महिला को लंबी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने किया रिहा, नहीं भेजा जेल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अमेरिका में डाले जा रहे हैं वोट। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप हैं आमने सामने। थलपति विजय की पार्टी टीबीके ने एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ बोर्ड विधेयक का किया जमकर विरोध, ले आई प्रस्ताव मोदी सरकार की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को लगा झटका। ईरान ने 10 यहूदियों को अपने देश में लगाई फांसी, विरोध करता रह गया इजराइल। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहे इजराइल को ईरान से तगड़ा झटका लगा है। ईरान ने इजराइल के विरोध के बावजूद 10 यहूदियों को अपने देश में फांसी पर आज लटका दिया है, जिसे देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चीख निकल गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार 2 साल से इन सभी लोगों को फांसी से बचाने के प्रयास कर रही थी और ईरान पर दबाव डाल रही थी कि वो इनको बेइज्जत बरी करे। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने 2 साल पहले इनकी फांसी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अचानक ही इजराइल ने बीते दिनों ईरान पर बमबारी की थी, जिससे नाराज हुए ईरान ने इन 10 यहूदियों को आज फांसी पर लटका दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सरकार इनकी फांसी का विरोध करती रही, लेकिन ईरान नहीं माना और ईरान ने आज 10 यहूदियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की इजराइल को तगड़ा झटका ईरान से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ 2025 में मुसलमानों की नहीं लगेंगी दुकानें, हिंदुओं ने दुकानें लगाने पर लगाया बैन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि साल 2025 में महाकुंभ की शुरुआत होगी, वहीं सरकार ने इसको लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसके अनुसार अब यहां किसी भी स्टॉल में मुसलमानों को अपनी स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 2025 के कुंभ में कोई भी मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों की दुकान महाकुंभ में लगाने से मना कर दिया है और कहा कि अगर कोई मुसलमान गलती से भी कुंभ में कोई दुकान लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। तो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम सरकारें उतर आई हैं और मुसलमानों को अब मेलों में दुकानें तक नहीं लगाने दी जा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा नाटो देश तुर्की, हथियार सप्लाई पर रोक लगाने की लगाई गुहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में 1 साल से जारी जंग के बीच अरब मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। एक ओर सऊदी अरब आज़ाद फिलिस्तीन के लिए बैठकें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए मिसाइलों की तैनाती में जुटा है। इजराइल के खिलाफ मिशन में अब नाटो देश तुर्की भी कूद गया है। उसने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग के लिए एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में 52 देशों और 2 इंटर गवर्नमेंट संस्थाओं के हस्ताक्षर है। तुर्की ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र इजराइल को जो भी देश हथियार दे रहे हैं उन देशों पर बैन लगाए, उन देशों से हथियार इजराइल को सप्लाई रुकवाए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को इस समय अमेरिका सहित कई देश हथियार दे रहे हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन अब तुर्की ने मांग की, अब देखते हैं कि तुर्की की बात संयुक्त राष्ट्र मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली मुस्लिम महिला को लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने किया रिहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक 24 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया था। उस महिला को लंबी पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल
दरअसल आपको बता दें कि फातिमा खान जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ ने 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो जो हाल बाबा सिद्दीक का किया गया था वही हाल योगी आदित्यनाथ का किया जाएगा। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने फातिमा को गिरफ्तार किया था और लंबी पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उसको जेल नहीं भेजा गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं अगले अमेरिका के राष्ट्रपति। जो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव के दिन से पहले ही 51 मिलियन से ज्यादा अमेरिकी प्रारंभिक मतदान में भाग ले चुके हैं और ये चुनाव हाल के इतिहास में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी चुनावों में से एक बन रहा है। अमेरिकी संविधान के अनुसार इस बार 5 नवंबर मंगलवार को वोट डाला जाएगा और मंगलवार को ही वोट डालने के पीछे भी नियम भी है। वहीं आपको बता दें कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप इस मुख्य भूमिका में हैं। अब देखना ये होगा कि कमला हैरिस अमेरिका की नई राष्ट्रपति बनती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। अगर बात करें दोस्तों तो कमला हैरिस के समर्थन में अमेरिका के मुसलमान खुले तौर पर उतर आए हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देना चाहते हैं, जबकि भारतीय भी जो है कमला हैरिस के समर्थन में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे से गद्दारी करने वाले एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने बताया गद्दार। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय सियासत चरम पर है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को अब बीजेपी ने ही गद्दार बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि शिवसेना को तोड़कर शिवसेना से बगावत करके गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों का दामन छोड़ के बीजेपी में आकर सरकार बनाने वाले लोग गद्दार हैं और अब वो गद्दार नहीं बल्कि अब वफादार हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के इसी बयान से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसने बीजेपी के सामने शर्त रख दी है और कहा है कि जब तक बीजेपी इस शर्त को नहीं मानेगी, जब तक बीजेपी के नेता उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक वो किसी भी कीमत पर काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीच चुनाव में बुरी तरीके से बीजेपी फंस गई है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो साउथ एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीबीके ने एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ बोर्ड बिल का किया विरोध, लाई कई प्रस्ताव। जो दोस्तों आपको बता दें कि तमिल फिल्म अभिनेता थलपति विजय की पार्टी टीबीके ने रविवार को अपनी नई बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के एक राष्ट्र एक कानून के प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी ने तमिलनाडु से नीट को वापस लेने की मांग करते हुए एक और प्रस्ताव भी पारित किया है। टीबीके ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का भी विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि टीबीके ने तमिलनाडु में जाति सर्वेक्षण नहीं कराने और इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराने के लिए एम.के. स्टालिन की नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार की भी निंदा की है। दरअसल आपको बता दें कि टीबीके जो पार्टी है थलपति विजय की, उसने वक्फ बोर्ड जो मोदी सरकार संशोधन विधेयक लेकर आ रही है उसका भी विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि थलपति विजय भी अब इनके साथ आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस बीजेपी वालों की शाह पर मस्जिदों पर फहराए जाते हैं भगवा झंडे। भागलपुर की घटना पर तेजस्वी यादव का बयान। जो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में हुई एक घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी, आरएसएस और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी नेता नफरत फैलाने के असल जिम्मेदार हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं, भागलपुर में मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। अब राज्य की जनता कह रही है कि शांति की धरती बिहार पर अब आरएसएस का कब्जा हो गया है। राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए नफरत की जमीन मुहैया करा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बिहार के भागलपुर में जो है काली की मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते में पड़ी मस्जिद पर एक व्यक्ति चढ़ गया था। उसने जबरदस्ती भगवा झंडा मस्जिद पर लहरा दिया था, जिसका काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था और लोगों ने इसकी निंदा की थी कि फिर से बहराइच जैसी हिंसा हिंदू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी समेत 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीख बदली गई। अब 13 नवंबर नहीं होगा मतदान। यह दोस्तों आपको बता दें कि 3 राज्यों के उपचुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया है। विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों को पुनर्निर्धारित किया गया है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अनुरोध पर और कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 राज्यों केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।